हेलो व्यूअर्स, मैं हूं साद आलम। आज हमारे साथ है शफकत अली, जिन्होंने इस बार एमयू बीएलएलबी का एग्ज़ाम क्रैक किया है और ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए हैं और साथ ही एमएससीटी में 99.92 परसेंटाइल लेकर आए हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह उन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है और कहाँ से उनकी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो शफकत, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एमयू बीएलएलबी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। Thank you so much, and I'm very happy and proud that I achieved this. All India rank 1 was not expected at all, so I'm very happy. तो शफ़क़त, अभी आपको कैसा फ़ील हो रहा है? कैसा लग रहा है रैंक 1 लाके? It kind of feels like surreal कि I was expecting कि एक अच्छा रैंक आ जाएगा या मेन कैंपस में सिलेक्शन हो जाएगा, but I was never expecting like all India rank 1. So and रिजल्ट आया तो it was very unexpected. Like I was shaking और फिर मैं अपने पापा को बताया and to see their happy faces I was absolutely like मुझे थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा था एक दिन तक. थोड़ा सा I took time to come to terms with that. So yeah, I'm very happy. Thank you. तो शफ़क़त, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने 11th-12th जो करी है वो कौन से बैकग्राउंड से थी? कौन सी स्ट्रीम थी आपके पास? ह्यूमैनिटीज़ से. ह्यूमैनिटीज़ से। तो आपका कौन सा बोर्ड था? सीबीएसई बोर्ड. सीबीएसई बोर्ड था। आप ड्रॉपर हैं या फ्रेशर हैं? मैं ड्रॉपर हूँ. ड्रॉपर है, तो आपने पिछले साल कोई एग्ज़ाम दिया था? यस, मैंने 2024 क्लैट दिया था एंड देन उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया. अच्छा, आपने क्लैट का एग्ज़ाम दिया था, फिर ड्रॉप लिया था। तो उसी साल आपने जामिया या एमयू का एग्ज़ाम दिया था क्या? नहीं, उस साल नहीं दिया था बिकॉज मैंने डिसीजन बना लिया था कि मुझे ड्रॉप लेना है क्लैट के लिए ही इस साल के. सो दैट इज़ वाई. अच्छा, आपने इस साल क्लैट का एग्ज़ाम दिया था। क्या रैंक आई थी उसमें? 3300 है. 3300। तो शफ़क़त, इस बार फिर जामिया का भी एंट्रेंस आपको मौका मिला होगा। तो आपने इस साल जामिया का एंट्रेंस दिया था? नहीं दिया था मैंने. क्यों नहीं दिया था? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं फॉर्म भरना भूल गया था फॉर्म ही भरना भूल गए? क्योंकि एमयू के प्रिपरेशन के टाइम मैं इतना मसरूफ़ हो गया था एंड देन फिर रमज़ान भी चल रहा था, फास्टिंग हो रहा था, तो बहुत बिजी था मैं, बहुत बिजी स्केड्यूल था. सो मेरे दिमाग में था नहीं. मेरे भैया ने मुझे जनवरी में ही बोल दिया था कि तुम जामिया का फॉर्म भरना, प्लीज़ भरना, बिकॉज न्यू दिल्ली में कॉलेज है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, प्लीज़ उसका एग्ज़ाम दो. बट मैं अनफॉर्चुनेटली उसका फॉर्म भरना भूल गया था एंड उसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ी. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, फॉर्म ही भरना भूल गए थे। शफ़क़त, दिसंबर में क्लैट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसके बाद एमयू का जो एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपकी प्रिपरेशन के साथ क्या स्ट्रेटजी थी? कौन से सोर्स थे जो आपने यूज़ किए अपनी प्रिपरेशन के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द बैकग्राउंड, मैं 2 बार क्लैट दे चुका था, जो इंडिया का सबसे बड़ा लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सबसे कम्पिटिटिव लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है. सो ये 2 बार इतने बड़े लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद मुझे एक्सपीरियंस था हाउ टू अप्रोच एग्ज़ाम्स. सो मैंने लाइक क्लैट से जो मैंने सीखा उसको मैंने इस प्रिपरेशन में अप्लाई किया. एंड ऑल्सो क्लैट एंड एएमयू एंड एमएचसीटी तीनों ही एग्ज़ाम्स में काफ़ी सिलेबस सिमिलैरिटी है. सिलेबस इन टर्म्स ऑफ नॉट क्वेश्चंस आस्क्ड, बट क्या क्या टॉपिक्स कवर करने उसमें बहुत सिमिलैरिटी है. क्वेश्चन जिस तरह के फ्रेम होते हैं दोनों एग्जाम्स में, उसमें डिफरेंस है, तो उसी में मैं क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंट अप्रोच फॉलो किया था. सो ऑलरेडी मेरे पास एक अच्छा फाउंडेशन एंड बेस था कि कैसे अप्रोच करना है एएमयू को. एट द सेम टाइम आई रेफर टू फैसल सर स्ट्रैटेजी विच हेल्प मी अलॉट एक्चुअली. अच्छा शफ़क़त, ये बताइए, क्लैट में लीगल वाला पार्ट बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन एमयू में ऐसा नहीं होता। एमयू में लीगल जीके वाला पार्ट पढ़ना पड़ता है, तो वो आपने कैसे कवर किया था? सो क्लैट में जैसे कि आपने बताया, लीगल रीजनिंग बहुत वेटेज में आता है एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एएमयू में लीगल जीके आता है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं. तो उसको मैंने अप्रोच किया था थ्रू 2 सोर्सेज. मैंने 2 सोर्सेज रेफ़र किए थे. फर्स्ट वाज एमएलएस के बहुत सारे लेक्चर्स रेफ़र टू किए थे, स्पेशली एएमयू और जेएमआई के पास्ट 10 ईयर्स पेपर्स, जिसमें लीगल जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो उसको मैंने रेफ़र किया था. एंड देन अनदर थिंग विच आई रेफ़र टू वाज अ बुक विच इज़ अरिहंत लीगल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड बुक. उसमें खास बात यह है कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एपी भरद्वाज बुक, जो मोस्टली
स्टूडेंट्स रेफर करते हैं, बिकॉज एपी भारद्वाज में इट इज़ मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स क्लैट एंड एलेट, उसमें लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, पैसेजेस ज़्यादा हैं. बट अरिहंत में लीगल जी के, लीगल हिस्ट्री एंड लैंडमार्क जजमेंट्स एंड लैंडमार्क केसेस काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, और एमयू एंड जेएमआई के पास्ट ईयर पेपर्स भी हैं, तो उससे मैंने कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से कनेक्ट किया था. अच्छा शफकत, ये बताइए एमयू में कौन सा वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एमयू में ऑब्वियसली द मोस्ट डिफाइनिंग सेक्शन इज़ इंग्लिश सेक्शन. इंग्लिश अगर आपका अच्छा नहीं है, इंग्लिश आपका स्ट्रांग नहीं है, तो मोस्ट ऑफन देन नॉट आपका एमयू नहीं निकलेगा, बिकॉज 40 to 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100, तो ऑलमोस्ट 40 to 45% ऑफ द पेपर इंग्लिश आता है. सो इंग्लिश वॉज समथिंग जिसमें मैं ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था. उसमें भी मैंने अगर सोर्सेज की बात करें तो 2 सोर्सेज मैंने यूज़ किए थे. फर्स्ट इज़ गुफरान सर के lectures regarding English grammar and English vocabulary, which were very helpful. And another book which I referred to was Objective English by SP Bakshi. बिकॉज इस साल का पेपर बहुत यूनिक था. इस साल वोकेबलरी बहुत हेवी आया था. ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पेपर वॉज वोकेबलरी इन द इंग्लिश सेक्शन. सो SP बख्शी का बुक मुझे बहुत हेल्प किया, बिकॉज उसमें बहुत ही एक्सटेंसिव वोकेबलरी दिए हैं, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, पैरानिम्स हो, ये सब, और फिल द ऑड वन आउट एंड ऑल दीज थिंग्स. तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने SP बख्शी से सॉल्व किए थे. तो मुझे और उसमें पास्ट ईयर पेपर्स भी बहुत सारे एग्जाम्स के दिए रहते हैं, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिला था. तो शफकत, स्टैटिक जीके को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? स्टैटिक जीके मुझे पहले से ही पता था कि स्टैटिक जीके का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है एएमयू के एग्जामिनेशन में. सो नेचुरली स्टैटिक जीके का प्रिपरेशन के टाइम मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा था, बट स्टिल करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया कि थोड़ा सा स्टैटिक जीके का प्रिपरेशन मेरा ओवर शेडो हो गया. बट स्टिल मैंने क्लैट में जिस डिटेल में मैंने स्टैटिक जीके पढ़ा था, मुझे एएमयू में बहुत हेल्प हुआ. बट अगर मैं जस्ट एग्ज़ाम से पहले कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करने के लिए MLS के लेक्चर्स को रेफ़र किया था, स्टैटिक जीके के, एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेक्चर्स जो थे MLS के ऑफ जामिया एंड एएमयू, जो स्टैटिक जीके क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैंने रेफ़र किया था, एंड दे हेल्प मी अ लॉट. अच्छा शफकत, रीजनिंग वाला पार्ट आपने किस तरह कवर किया था? रीजनिंग एंड मैथ्स का वेटेज मुझे पता था कि ज़्यादा नहीं है, और अराउंड 20% ऑफ द पेपर वॉज रीजनिंग एंड मैथ्स. सो मुझे उतना टाइम लगाना नहीं पड़ा, बिकॉज मैथ्स तो मुझे पहले से ही क्लैट में इतना अच्छा क्वालिटी का मैथ्स आता है, तो मेरा मैथ्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था. बट जस्ट टू ब्रश इट अप बिफोर द एग्जामिनेशन, मैथ्स के लिए मैंने 30 Day Wonder बाय S चंद के क्वेश्चंस को मैंने रेफ़र किया था फॉर प्रैक्टिस. लॉजिकल रीजनिंग जो आता है उसके लिए मैंने फैसल सर के क्लासेस रेफ़र किए थे, जो मुझे काफ़ी अच्छा हेल्प किया मुझे टू ब्रश अप द कॉन्सेप्ट्स एंड द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. अच्छा शफकत, ये बताइए करंट अफेयर्स वाला पार्ट आपने किस तरह कवर किया था? करंट अफेयर्स वाला पार्ट मैंने ऐसे कवर किया था कि मुझे पता था, मैंने क्लैट दिया है, एंड क्लैट में करंट अफेयर्स बहुत डिटेल में आता है, तो मेरा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस था, फाउंडेशन था, जिसके ऊपर मैं बिल्डअप कर सकता था अपना प्रिपरेशन फॉर एएमयू. सो दैट इज़ वाई आई डिडंट पुट मच एफर्ट फॉर करंट अफेयर्स, बट स्टिल फॉर रिविजन, एंड ताकि मैं कोई टॉपिक मिस ना करूँ जो पोटेंशियली एएमयू में आ जाता है, बिकॉज एएमयू में ऑनेस्टली क्लैट से भी हार्ड कभी कभी करंट अफेयर क्वेश्चन आ जाते हैं. तो उसके लिए मैंने MLS के लेक्चर्स रेफ़र किए थे. मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मुझे बहुत हेल्प किए थे. तो मिस्टर टॉपर, मैं ये जानना चाहूँगा टॉपर के कितने मार्क्स आते हैं, तो आपके कितने मार्क्स आए? सो एग्ज़ाम देने के इमीडिएटली बाद मैंने कैलकुलेट किया था, एंड आई रेफ़र टू MLS की पूरी टीम की जो आंसर की लाइव थी, उसको रेफ़र टू करके मैंने अपना आंसर की चेक किया था. तो मेरा उस टाइम आ रहा था 79.25. थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग 80+. बट देन उसके बाद मैंने अपने दिमाग से एएमयू एग्ज़ाम ही हटा दिया. फिर ऑलमोस्ट 40 डेज़ बाद आया रिज़ल्ट 29 मई को. तो उस टाइम जब मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 दिखा मेरा, तो आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल कि मेरा 79.25 आया है. पिछले साल के टॉपर के मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे, तो 80.25 मैंने देखा था. सो इस बार क्या कट ऑफ कम हुआ है या हुआ है. तो फिर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद मुझे पता चला था कि 3 क्वेश्चंस को ओमिट किया गया है और 1 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए. तो उसके बाद मैंने रिकैलकुलेट किया मेरे मार्क्स, एंड देन 81.75 मेरा मार्क्स आ रहा था. देन आई सेड कि इट स्टार्टेड टू मेक सेंस कि मेरा AR1 आया है, क्योंकि 80+ आया था मेरा.
तो मिस्टर टॉपर, आपने एमयू के साथ साथ एमएससीटी में भी झंडा गाड़ दिया है। यस सर। तो आपने एमएससीटी के 2 कॉलेज तो सिक्योर कर लिए, टॉप 2 कॉलेज, जीएलसी और आईएलएस पुणे, जीएलसी मुंबई। तो क्या डिसीजन है आपका, फाइनल डिसीजन क्या होगा? ये एएमयू, जीएलसी एंड आईएलएस के बीच में इट्स अ टफ चॉइस, बट आई विल सी। अभी तक एडमिशन प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू हुआ है, तो आई हैव टाइम टू मेक द डिसीजन। बट फैसल सर पीछे पड़े हुए कि एएमयू छोड़ दो और जीएलसी पकड़ो, क्योंकि थोड़ा सा सीट खाली कर दो, दूसरे को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई इंशाल्लाह विल मेक द बेस्ट डिसीजन। अच्छा, तो शफ़क़त, जो भी आप डिसीज़न लेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी लेंगे आप बेस्ट ही लेंगे। और मैं ये दुआ करूँगा आपके लिए, आपको लॉ फील्ड में आगे कामयाबी हासिल हो। और शफ़क़त, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।